विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ इंदौर मौजूद हैं स्टूडियो में इंदौर के डीआईजी श्री हरिनारायणाचार्य मिश्र। आप एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। इंदौर में पहले भी डीआईजी रह चुके हैं। उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी पारदर्शिता से, उनकी ईमानदारी से पूरा इंदौर वाकिफ़ है, परिचित है। इसके अलावा वे जबलपुर और ग्वालियर में भी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं। बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है और एक लंबा अनुभव, लंबा प्रशासनिक एक्सपीरियंस वो अपने साथ रखते हैं। डॉक्टर आचार्य, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मिश्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपकी दूसरी बार पोस्टिंग हुई इंदौर में, तब कोरोना का कहर शुरू हो चुका था और बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये पोस्टिंग मानी जाएगी, क्योंकि आपको खरगोन गए बहुत मुश्किल से महीना भर हुआ था और आप खरगोन को जान रहे थे, समझ रहे थे, आपने काम ही शुरू किया था कि अचानक आपको इंदौर लाया गया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के मन में या सरकार के मन में ये भावना रही होगी कि इंदौर आपका देखा भाला है और यहाँ एक अनुभवी ऑफिसर की ज़रूरत है। तो एकदम चुनौतीपूर्ण तरीके से जब आप आए तो आपके दिमाग में पहला पिक्चर क्या था इंदौर को लेकर कि आप क्या करना चाहते थे और क्या सोच के साथ आप आए थे? देखिए, इंदौर को मैंने देखा है, जाना, यहाँ लोगों का हर अच्छे काम में जिस तरीके से सहयोग मिलता है, जिस तरीके से लोग प्राण प्राण से आगे बढ़ कर के एकजुट हो जाते हैं, वो बहुत कम शहरों में होता है। तो निश्चित रूप से कोरोना को लेकर के ये जो चुनौती थी, मुझे लगा कि इस लड़ाई में, इस अभियान में पूरी तरह से सभी लोगों को जोड़ना है, सभी लोग एक साथ रहेंगे। और निश्चित तौर पे जब शुरुआत की गई लॉकडाउन की, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल की जो टीमें आई थी और कई जगह की टीमों का जो ऑब्जर्वर उनका था, उन्होंने जो बताया, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर ढंग से जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया गया है, उसमें से एक इंदौर है, काफ़ी प्रभावी ढंग से। और मैं मानता हूं कि इतनी बेहतर ढंग से हम तभी लागू कर सकते हैं जब सभी लोग इसको पूरी तरह से आत्मसात करें, इस निर्णय में पूरी तरह सहयोग करें। मैं सर थोड़ा सा इसमें आपसे मतभेद रखता हूं, डिफर रखता हूं कि जब शुरुआत में कोरोना शुरुआत हुआ इंदौर में, और इंदौर में जब लॉकडाउन की शुरुआत की बात की गई, उस वक्त आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ लॉकडाउन की उस सख्ती से पालन नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के हमारे बाजार खुले रहते, तो भीड़ बाजार में उमड़ी रहती थी। ना सोशल डिस्टेंस का कोई पालन कर रहा था, ना मास्क लगा रहे थे, और बाजार में भीड़ उमड़ी रहती थी। क्या वो एक वजह आप मानते हैं कि इंदौर में इस कदर कोरोना फैल गया? निश्चित तौर पे जो एहतियात है, जो सावधानियाँ हैं, वो हमें शुरू से हर पल से इस गंभीरता को समझ के अपनाना चाहिए था। जहाँ तक हम जानते हैं कि कई बार जब जो थोड़े से जो भी प्रतिबंध है, जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, मेरा मानना है कि जो आने वाले समय में जो भयावहता है, जो कि हमने दुनिया के पूरी देश, यूरोप में देखा, फिर अमेरिका में देखा, जो दुनिया के तमाम देशों में देखा, उस भयावहता के मुकाबले अगर हम थोड़ी चीज़ों को, थोड़े से सुविधाओं का अगर त्याग करते हैं, तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे हमें उन चीज़ों का करना चाहिए और मुझे लगता है कि किसी भी समय लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हमारे कलेक्टर के साथ हमारी जब चर्चा हुई, जब आने के बाद हम लोगों ने महसूस निश्चित तौर पे इस बात को किया कि काफ़ी सख्ती से इसका लॉकडाउन का पालन मैंने ये जानना चाहा था आपसे, पहले जो कुछ लेथार्जी हुई, वो एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना फैलने का? मैं उस पर जाने के बाद कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि बेहतर ढंग से और लागू होना चाहिए था, और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए था। और हम लोगों ने देखेंगे कि 29 तारीख के आसपास से काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू भी किया गया, तमाम इसमें प्रतिबंधों को लागू किया गया। शुरू में हो सकता है ये लगे कि अप्रत्याशित हो या कई हमारी सुविधाओं में कटौती हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो दुनिया के तमाम देशों के अनुभवों को देखने के बाद शायद यही सबसे प्रभावी कदम था, यही सबसे प्रभावी उपाय है हमारे पास, क्योंकि और कोई इसका बेहतर इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना। और मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने इसे काफ़ी सख्ती से लागू किया गया और लोगों ने इसमें सहयोग किया, काफ़ी अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू किया गया। और इसमें हम लोगों ने इसको लागू करने के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी तकनीक का भी प्रयोग किया गया। जैसे कि जिन इलाकों में चिन्हित किया गया, तो हम लोगों ने महसूस किया कि कुछ इलाके जो हैं बिल्कुल हॉट स्पॉट बने हुए थे, जैसे खजराना का इलाका है, जैसे चंदन नगर का इलाका है, जैसे कि टाट बाखल का इलाका है, जैसे टाटपट्टी बाखल का जो इलाका है, जैसे कोतवाली का जो इलाका है। तो उसमें कई जगहों पे इस तरह की संवेदनशीलता थी और उन इलाकों के आसपास ही सारी घटनाएं केंद्रित होती जा रही थी। इसमें आपने देखा होगा कि पुलिस ने एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाते हुए उन इलाकों में 100 से 150 लाउड स्पीकर उन इलाकों में इंस्टॉल किए। यानी कि आज भी अगर उस इलाके में कोई व्यक्ति दिखे, अगर अभी तत्काल हमें कोई चीज़ का अनाउंस करना हो, तो 2 चीज़ें लगाएंगी। उन चीज़ों में कैमरा लगाया गया
और उन जगहों पर एक लाउड स्पीकर की सीरीज लगाई गई। उसका कंट्रोल रूम वहीं बनाया गया है जिसमें हमारा रेडियो की पूरी टीम रहती है। और अगर कोई व्यक्ति जिसे घर से बाहर दिखता है तो तत्काल अनाउंस किया जाता है कि आप फला घर से बाहर निकले, या फला व्यक्ति लापरवाह दिख रहे हैं, या फला के घूमना देखा गया है। तो इस तरीके से तत्काल वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, घर के अंदर चला जाता है। डिजाइना समूह ने भी अपनी सामाजिक दायित्व निभाते हुए बहुत सारे संवेदनशील इलाकों में आपकी मदद से कैमरे लगवाए हैं, जिसका कंट्रोल रूम में सीधा प्रसारण आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, वो भी इसमें काफ़ी बेहतर रहा। इसमें निश्चित तौर पे जैसे कि मैं बता रहा था कि जो जिस तरह से लाउड हेलर्स लगाए गए, फिर उसी तरह हम लोगों ने ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए कई इलाकों में उसका देखा गया। जैसे कई इलाकों में गलियों में पुलिस नहीं जा पाती, तो उन जगहों पे देखा। और जैसा आपने बताया, कुछ जगहों पे लगभग 400 के आसपास जगहों पे कैमरे लेकर के उनको कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने में आपके समूह ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसके कारण भी कई जगहों के ऑब्जर्व करने में, उनको देखने में उससे पुलिस को काफ़ी मदद मिली। सर, अभी आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं लगता कि 17 तारीख को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कल संकेत दिया है, माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि एक नए स्वरूप में, नए रंग रूप में लॉकडाउन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन कोई खुलेगा। दूसरी बात ये कि हम देश के सबसे बड़े हॉट स्पॉट में से एक बने हुए हैं। हम आज 2100 से पार हो गए हैं और 95 हमारे यहाँ मौत हो चुकी है। हम बहुत ही मुहाने पर, बहुत ही खतरनाक मुहाने पर हम बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद हम 18 तारीख को खुल पाएंगे। आपकी क्या प्लानिंग है कि इस लॉकडाउन को अगर लागू होता है तो किस तरह से, कितनी सख्ती से, कैसे आप इसको लागू करवाएंगे? देखिए, लॉकडाउन तो अभी चूँकि हमारे यहाँ चुनौती ज़्यादा है, हमारे यहाँ संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ हम एक आगे बढ़ने से भी करना चाहूँगा उसके पहले कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मृत्यु दर काफ़ी घटी है। हमारे यहाँ पर मिलियन पर टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब विकसित देशों के समकक्ष है। हमारे यहाँ ठीक होने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। भारत के अगर 2-3 सबसे अच्छे शहर जिसमें लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं, उनमें इंदौर शुमार है। तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक दिशा में पूरी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सही है कि इसको धीरे धीरे, अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम 17 तारीख के बाद इस लॉकडाउन को खोल सकें। इसको और ये अचानक निर्णय नहीं है। जब मेरा कहना है पिछले 10 दिनों में हम लोग 10-12 अलग अलग समूहों से मिल चुके हैं। यहाँ जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जो मुख्यतः इस आपदा से लड़ने के लिए बार बार उसमें बैठकें होती हैं, तो उसमें समाज के आज भी एक बैठक हुई है, क्राइसिस आपदा बैठक। आज भी बैठक होती है। तो उसमें प्रतिदिन जो अलग अलग समूहों के जो लोग आते हैं, उनसे जो चर्चा होती है, उस चर्चा से निश्चित तौर पे ये बात स्पष्ट हुई है कि लोग भी चाहते हैं कि अभी एक सामाजिक हित में छोटे छोटे जो आर्थिक मुद्दे हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, उनको दरकिनार किया जाए और मुख्य तौर पर अभी शहर के हित में इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तो इसे आगे निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा। आगे भविष्य में जब जहाँ तक खोलने की बात आएगी, भविष्य में इसको करने की बात है, तो वो चरणों में उस चीज़ को भी किया जाएगा। जैसे कुछ दुकानें जो बहुत अपरिहार्य होती हैं, कुछ फल सब्जी जैसी चीज़ें की जाती हैं, उनको पहले खोला जाएगा और बाद में धीरे धीरे बाकी चीज़ों को आगे इसमें जोड़ा जाएगा। चारी साहब, एक बहुत बड़ी समस्या जो देखने में आई लॉकडाउन के दौरान, वो देखने में आई कि सड़कों पर तो लॉकडाउन बहुत सख्ती से पालन हो रहा है। मुख्य सड़कें जो हैं, मुख्य राजमार्ग हैं, कॉलोनी के चौराहे पर हैं, वहाँ तो लॉकडाउन बहुत सख्ती से हो रहा है। लेकिन जो बस्तियां अंदर के अंदर जो बस्तियां फैली हुई हैं, वहाँ लॉकडाउन का वो व्यापक असर देखने को नहीं मिलता। शाम होते ही लोग ओटले पे बैठ जाते हैं, घर के बाहर जो ओटला होता है वहाँ बैठ रहे हैं, अपनी कॉलोनी में घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। और ये ऐसा चंदन नगर और दूसरी जो सघन बस्तियां हैं, चंदन नगर हो, आज़ाद नगर हो, रानीपुरा हो, दौलतगंज हो, बम्बई बाजार हो, आलापुरा हो, ये तमाम जो सघन बस्तियां हैं, यहाँ अंदर की अंदर बस्तियों में लॉकडाउन का वो व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अंदर भी जैसे ही लोग गलियों में अपने घर के बाहर निकले, आपको खबर मिल जाए और आप उनको अंदर करवा सकें? इन इलाकों को ही, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया, उसमें कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं और उन कंटेनमेंट जोन्स को बैरिकेटिंग की गई है इन चुनौतियों को देखते हुए। जिसके बाद से उसमें उन इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। उस कैमरे के लगातार 24 घंटे प्रत्येक अधिकारी को एक टीम जो है वो लगातार ऑब्जर्व करती है और वहाँ से देखने के बाद वो कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, तत्काल सूचना देते हैं कि फला जगह पर कोई व्यक्ति है, उसे पुलिस कार्रवाई करती है। ये
समस्या का एक दूसरा पक्ष ये है कि कई जगहों पे ऐसी स्थितियां हैं कि एक एक घरों में 5-6 लोग 7 लोग, कई जगहों पे इस तरह की स्थितियां हैं। एक कई एक घर में 50-50 लोग भी रह रहे हैं। लोग रह रहे हैं और उसमें कई बार पुलिस रहती है तो नहीं रहते हैं, पुलिस के गुजरने के बाद तत्काल बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये पुलिस के सामने एक चुनौती है जिससे पुलिस लगातार जूझ रही है और कोशिश करती है कि इसे पूरी तरह से इसे ठीक किया और जाए। मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा यहाँ पर। खुद ये जो पुलिस आपके लिए कर रही है, ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है, आपकी बेहतरी और भलाई के लिए कर रही है। आपको पुलिस का सहयोग करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस समय ये संदेश देने की ज़्यादा जरूरत है। निश्चित तौर पे इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये लॉकडाउन के बाद भी ये जो चीज़ें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ अभी 10 दिन बाद लॉकडाउन तब खुलेगा जब एक एक व्यक्ति का वायरस का उन्मूलन हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से संभव ऐसा नहीं है, इसलिए चीज़ें आगे चलती रहेंगी, चुनौतियाँ आगे भी चलेंगी। तो हमको ये जो सावधानियाँ हैं, ये हमको रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों को समझना होगा, चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो हर जगह की जाती है, ये चीज़ें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनने वाली हैं और हमें बनाना ही चाहिए। और जागरूकता इसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो पुलिस जो भी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, वैधानिक कार्रवाई की बात हो सकती है, जितनी सख्ती हो सकती है, हर तरीके से पुलिस इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। लेकिन कई बार ऐसी चुनौतियाँ आ जाती हैं जिसके लिए पुलिस कई बार काफ़ी सख्त भी कार्रवाई करती है। लेकिन मेरा कहना है कि सबसे प्रभावी ढंग से इसमें लोगों को भी जागरूक होकर इस सोचना पड़ेगा, जैसा आपने कहा, कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों के खुद के हित के लिए है। और इस तरह के जो कर्फ्यू हैं वो किसी कानून व्यवस्था से उत्पन्न कर्फ्यू नहीं है, ये लोगों की पूरी तरह से उनको निरापद सुरक्षित रखने के लिए किया गया, उठाया गया कदम है। सर, किस तरह से कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो जिसमें आप बल प्रयोग भी ना करें? मैं इस बात को का भी समर्थन नहीं करूंगा कि आप लोगों को लाठियां मारें, पुलिस लोगों को पीड़ित करे, भगाए, मारे, और कर्फ्यू का पूर्णतः 100% पालन भी हो। इसके लिए क्या रास्ता आपने निकाला है? देखिए, जैसे कि जिन इलाकों का आपने नाम लिया, जो 4-5 इलाके हैं, मैंने जिक्र किया कि उसमें 2-3 चीज़ें की गई हैं। पहला चीज़ तो उसमें सीरीज ऑफ 150 से 200 तक का लाउड हेलर्स लगाए गए हैं। यानी कि अगर कोई देखे और एक व्यक्ति अगर अनाउंस करता है, उन चीज़ों को बताता है, मोटिवेट करता है, तो हमारी लगभग कई 100,000 लोगों तक वो बात पहुंचती है और खुद व्यक्ति जागरूक हो जाता है। सीसीटीवी से व्यक्ति देख रहा है, उसको तत्काल इंगित करके उसका कोई नामजद बोल दे या उस इलाके में बोल दे कि फला गली के फला नुक्कड़ पे कोई खड़ा है, तो व्यक्ति खुद ही सहम के चला जाता है। तो एक तो ये तकनीक का उपयोग है। दूसरा, हम लोगों ने ड्रोन कैमरों, लगभग 12 ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया है और उसमें मुख्य तौर पे इस बात का ध्यान रखा है कि उस कैमरे से जो हमको जानकारी मिले उस पर अप्रत्याशित रूप से अचानक कार्रवाई हो। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि दाएं बाएं पुलिस नहीं है, निकलने के बाद कई लोग बाहर निकल आते हैं, तो उसके लिए भी कार्रवाई हो गई है। कई जगह कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके आधार पे। लेकिन मेरा मानना है कि फिर भी मैं सबसे ऊपर रखूँगा कि सभी लोगों में एक जागरूकता का एक भाव पैदा होना चाहिए। अधिकांश लोग इसका बड़ी जागरूकता से पालन कर भी रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो चुनौती है, ये 2-4 दिन की नहीं है। आने वाली कई महीनों तक ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। कम से कम 2 साल तक तो ये चुनौती रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है, जब तक कि वैक्सीन तैयार नहीं आता या कोई बहुत अस्थायी निदान नहीं मिलता, इन चीज़ों से हमें जूझना पड़ेगा। और ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं कि एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस पड़ करके इसको कराए। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें जागरूक भी रहना होगा और इन चीज़ों को बिना किसी बाहरी दबाव के खुद से इस निर्णय को, इस दिनचर्या को अपनाना होगा और इसे आत्मसात करना होगा। चारी साहब, जो बात अगर की जाए कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू का पालन भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद अभी जैसा कि आपको लगता है कि शायद लॉकडाउन खुलेगा, ये 18 को नहीं खुलेगा, अगले महीने में कभी ना कभी तो लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो जैसा कि हमने हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा कि शराब की दुकानें खुली और भीड़ उमड़ गई और वहाँ लाठी चलानी पड़ी और कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ। जब इंदौर के बाजार खुलेंगे, सब्जियों की दुकानें खुलेंगी, किराने दुकान खुलेगी, मॉल खुलेंगे, तो पोहे जलेबी की दुकानें खुलेंगी, तो इंदौरियों का जो स्वभाव ये टूट पड़ेंगे, भीड़ उमड़ पड़ेगी सड़कों पर, रेला आ जाएगा, राजवाड़े पर जैसा रेला आ जाता है। तब की आपके पास क्या योजना है इनको सोशल डिस्टेंस करने की, इनको कंट्रोल करने की? निश्चित तौर पे ये एक चुनौती रहेगी, लेकिन 2 चीज़ें इसमें की गई हैं। पहले तो इस बात की पर्याप्त ध्यान रखा गया है, इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई आकस्मिक कमी पैदा ना हो लोगों की सुविधाओं में। यानी कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगातार आपूर्ति होती रहे, चाहे अनाज की बात हो, चाहे पका भोजन की बात हो, चाहे बाद में फिर जैसे मेडिसिन्स की बात हो, फिर बाद में इसमें दूध को भी जोड़ा गया, बाद में इसमें फिर
सब्जियों को भी जोड़ा गया है, फल भी जुड़े हैं। तो इन चीज़ों को जोड़ने के बाद धीरे धीरे ये सुनिश्चित किया गया है कि लोगों की जो निश्चित जो बहुत जरूरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहे। नहीं सर, घर में कैद है ना बंदा 1:30 बजे के, जैसे ही आपने लॉकडाउन खोला वो भीड़, इंदौर के लोग हैं ये तो राजवाड़े पे जाएंगे ही जाएंगे, पोहे जलेबी खाने भागेंगे, छप्पन दुकान जाएंगे। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। मेरा कहना है कि जो ऐसी आकस्मिकता की स्थिति नहीं है, अभी जो एक सामान्य दिनचर्या हो सकती है, थोड़ी सी जरूर उसमें दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक निश्चित जरूरी चीज़ें हमें मिल रही हैं। फिर हम धीरे 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 इन चीज़ों के लिए जहाँ पे खोला जाएगा उसमें हर तरह की व्यवस्था की जाएगी, लोगों को सचेत भी किया जाएगा, वहाँ बल भी लगाया जाएगा, उसको सुनिश्चित भी कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, लोगों को मास्क जैसी चीज़ें अनिवार्य रूप से पहनना होगा। यहाँ पे 144 में लागू भी किया गया है। जो भारत सरकार की भी जो नीति है उसमें भी तय किया गया है कि जो बाहर के जो सार्वजनिक जगहों पे हम जाएं तो उसमें मास्क का प्रयोग करें। तो इन चीज़ें जो अपरिहार्य हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ज़रूरी हैं, उनको लोगों को प्रेरित किया जाएगा, और जो पालन नहीं करेंगे फिर निश्चित तौर पे उसके लिए वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इंदौर की बड़ी बदनामी हुई उस वक्त जब टाटपट्टी बाखल में डॉक्टरों पर, मेडिकल टीम पर और पुलिस पर पथराव हुआ। इंदौर की उस वक्त बहुत बड़ी बदनामी हुई जब चंदन नगर में पुलिस वालों के ऊपर पथराव हुआ। दूसरी बार भी चंदन नगर में पुलिस वालों के साथ, एसएफ के जवानों के साथ लिटरली मारपीट की गई। तो जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, जो हमारे लिए जी जान से लगे हुए हैं, उन पुलिस वालों पर जब इस तरह से पथराव होता है, मारपीट होती है, उनके ऊपर थूका जाता है, मुंह में पानी भर के कुल्ले किए जाते हैं रानीपुरा में, तो उस वक्त निश्चित रूप से आपकी फोर्स में एक आक्रोश आता होगा, एक गुस्सा आता होगा। एक कप्तान के नाते आपको फोर्स को भी समझाना है और सख्त कार्रवाई भी करनी है। तब आप उस चुनौती को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, जो भी चुनौतियाँ आई हैं, सबसे पहले इस चुनौती को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। उसमें जो भी वहाँ पे स्थितियाँ थी, जो भी इसमें लोग आरोपी थे, उसमें पहले तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की। सभी के विरुद्ध जो भी सख्त कदम हो सकता है तत्काल की गई। लगातार अगले कुछ घंटों में, एक आध घंटों में सभी में गिरफ्तारियां भी की गई सभी लोगों की। 2 घटनाएं ऐसी हुई थी और जिसमें शुरुआती दौर में और तत्काल दोनों घटनाओं पे काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई, उसमें नेसे जैसी कार्रवाई भी की गई थी। तो पुलिस इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करती है और बड़ी उसमें प्रतिबद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाती है, ऐसी कोई अगर घटना होती है। लेकिन मैं दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष भी दिखाना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी सेंटर से हम 5000 लोगों को निकालते हैं और 5000 निकलने में 4999 घटनाओं में कोई घटना नहीं होती है, और एक घटना अगर होती है तो हमें इन घटनाओं को बहुत ज़्यादा रेखांकित करने की भी मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4999 में सभी लोगों ने सहयोग किया, पुलिस ने काफ़ी अच्छे ढंग से किया, और एक जो घटना होती है उसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया, उसे काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई, उसमें एनएफए जैसी कार्रवाई की गई। तो पुलिस समान तौर पे इन चीज़ों को लेकर कार्रवाई के बाद फिर भी 4 दिन पहले चंदन नगर के अंदर जो है पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई। नहीं, इस मामले में कोई मारपीट जैसी घटना नहीं हुई थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो लोग खुद ही वहाँ के लोग हटा रहे हैं, उसमें किसी बात को मास्क पहनने पे विवाद हुआ था, जिसमें लोग घरों से, जिसमें वीडियो में मेरे पास मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोग घरों से बाहर निकले थे, और उसमें भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारियां की थी। उसमें 3 लोग जो आरोपी थे उसको पुलिस ने तत्काल कुछ ही देर में गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की थी। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे पुलिस काम करती है। समान तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं हो, लेकिन जब भी इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हुई है पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मन को कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है, एक तरफ आपके 2 पुलिस के 2 बड़े अच्छे अधिकारी मारे गए, जान चली गई उनकी। निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इन घटनाओं के प्रति पुलिस बहुत सख्त रुख रखती है, और इन घटनाओं जब भी हुई हैं, इन घटनाओं के प्रति पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पे बहुत ही सख्त कार्रवाई की है। सर, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आपके 2 बहुत ही जाबाज ऑफिसर, एक उज्जैन में पदस्थ थे और एक जूनी इंदौर में पदस्थ थे, उनको कोरोना की वजह से उनको अपने प्राण देने पड़े। बहुत सारे पुलिस जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनके परिवार वालों को पॉजिटिव पाया गया। एक तो 2 साल का बच्चा, एक पुलिस सिपाही का बच्चा है वो जो अभी ठीक होकर आया है। बहुत सारे स्टाफ आपका जो है संक्रमित हुआ। इतने हाई रिस्क जोन में काम करते हुए, इतने खतरे में काम करते हुए जो पुलिस काम कर रही है, तो ये उस पुलिस बल का आप कैसे मनोबल बना कर रखते हैं? निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति एक कटिंग एज पे काम करता है, जो प्रथम पंक्ति में आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ रहा है, उसके सामने चुनौतियों का दायरा भी उतना ही व्यापक होगा। और पुलिस जो है, निश्चित तौर पे पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी इस पूरी लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में है। और इसीलिए अगर हम संक्रमण की बात भी करें तो शायद सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है यही 2 समूह हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस
युद्ध में प्रभावित हैं। जहाँ तक इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया। एक तो हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह से इस संक्रमण से, चूँकि काफ़ी लगभग 32 हमारे लोग साथी इससे कभी न कभी संक्रमित हो चुके हैं, तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि उनको बेहतर ढंग से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले, वो बेहतर ढंग से स्वस्थ होकर, अभी 16 लोग लगभग स्वस्थ होकर बाहर आ चुके हैं, बाकी अभी संक्रमण से कितने आपके कर्मचारी अधिकारी अभी इलाज कर रहे हैं? अभी लगभग 14 हमारे जो साथी हैं अभी भी हॉस्पिटल में। मतलब ये है कि 30 से 32 लोग आपके जो है वो संक्रमित हुए हैं, उसमें से 2 लोगों की जान भी चली गई। तो निश्चित तौर पे इसमें ये लोगों को चूँकि लिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके बाद भी हमारा जो पुलिस बल है काफ़ी एक ऊंचे मनोबल, ऊंचे हौसले, ऊंचे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई में लगातार है। और आप देखेंगे सभी लोग काफ़ी कड़ी ड्यूटी कर रहे हैं। देर रात से 24 घंटे किसी व्यवस्था को लगातार बनाए रखना, चाहे लॉकडाउन जैसी ही व्यवस्था क्यों न हो, इसमें 24 घंटे हर नाके पे, हर जगह पे पुलिस का बल लगातार अलग अलग परिस्थितियों से, और जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां अप्रत्याशित है। पूर्व में इस तरह की परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई जिसमें आपको एक अदृश्य शत्रु से लगातार जूझना है। हाँ, ये लगभग 103 साल बाद इस तरह की स्थितियां बनी है। जब स्पेनिश फीवर आया था, ये सब शायद 1907 या 1900 उसमें आया था, 3 में इस तरह की कोई घटना है, 1917 में, उसके बाद से ये घटना है। निश्चित तौर पे उस समय जो बड़ी चुनौती थी उसके बाद इस तरह की घटना है। तो इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूरी इसमें एहतियात भी किए गए हैं, जैसे कि हमारे जो जवान हैं जब बाहर सड़कों पे चेकिंग करते हैं तो उनके लिए पीपी किट अनिवार्य किया गया है। हालांकि पीपी किट, जब आप पीपी किट पहनते हैं तो उसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बहुत मुश्किल है उसमें काफ़ी असुविधाजनक होता है। तो उस हवा नहीं जाती, भारी मतलब उस गर्मी में चौराहे पर उस दोपहरी में उस पीपी किट को पहनना एक बड़ा ही कड़वा अनुभव रहता है। तो लेकिन फिर भी सुरक्षा के मद्देनज़र हमारे जवान उस पीपी किट को पहनते हैं। मुख्य तौर पे और भी चीज़ें की गई हैं, जैसे कि हमारे जवान जो कि ज़्यादा उम्र के हैं, जो 50 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उनको संवेदनशील इलाकों से बाहर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी के आवर्स का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के अन्य चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, समय पर उनको भोजन, पानी या बाकी चीज़ें सही ढंग से मिले, चाहे छात्रों की बात हो, छोटी छोटी चीज़ें जो कि उनको परेशान कर सकती है। गर्म पानी पीते रहे, उनको जो जरूरी दवाइयाँ हैं उस समय पर मिले, लगातार उनको टेंट, छाते जैसी जरूरी चीज़ें मिले, मच्छरों से परेशान ना हो। जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी इफिशियंसी को प्रभावित कर सकती है, उनको दक्षता को प्रभावित कर सकती है, उन सारे चीज़ों को निश्चित तौर पे ध्यान रखा गया है। और ये जरूर है कि संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और जवान चूँकि उन जगहों पे जो कि संक्रमण युक्त हैं लगातार 24 घंटे एक दीवार की तरह उन इलाकों में डटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो एक ऊंचे हौसले के साथ अपने काम में जुटे हैं। सर, ये आपका जो टीम है, फोर्स है, ये कुछ टीम तो ऐसी है जो लगभग 40-45 दिन से बहुत संवेदनशील इलाके में काम कर रही है। खजराना है, आज़ाद नगर है, चंदन नगर है। अब उसको आराम की ज़रूरत महसूस हो रही है। क्या आप रिप्लेस करने की कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, टीम को रिप्लेस करने की? उसमें कुछ क्षेत्रों में हमारे जवानों को उन क्षेत्रों से रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें हमने एक कुछ जो अधिकारी हैं, इवन जो थाना प्रभारी हैं, उनके लिए भी एक वैकल्पिक योजना रखी है कि अगर तत्काल स्थिति में अगर थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं या थोड़ा भी उनको लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनके बैकअप प्लान के रूप में हम तत्काल दूसरे अधिकारियों को भेज करके उन्हें आराम देते हैं। बहरहाल उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो सुविधाएं, बाकी उनको ध्यान में रखते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि वो अगर किसी भी तरह की संक्रमण जैसी प्रतिकूल परिस्थिति की अगर उनको आंच लगती है, आहट भी आती है, तो तत्काल उनको वहाँ से हटा करके उनको पहले स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और उसके बाद फिर आगे उनके स्वास्थ्य पूर्ण होने के बाद फिर उनका काम पर वापस लाया जाए। मिश्र जी, आप संजीवनी योजना आपकी बहुत लोकप्रिय हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। आपको उसके लिए पुरस्कार भी मिला है, जिसमें जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और आत्महत्या करने के बारे में विचार करते हैं, उनको आप एक संजीवनी योजना चलाते हैं कि वो आपको सिर्फ एक कॉल कर दें और आप उसका जीवन बचा लेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण भी जब आपने अपने ही स्टाफ के और बाहर के लोगों के जीवन बचाए हैं। इस वक्त चूंकि हर आदमी डिप्रेशन में है, कोरोना के भय में है, और मैं इसे कोविड फोबिया बोलता हूँ। ये सब हर आदमी को, सामान्य आदमी को भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, सबको डर लग रहा है कि कब क्या होगा, कल क्या होगा, कल मैं खुद तो कोरोना का शिकार नहीं हो जाऊँगा। आज ही एक व्यक्ति ने, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन वो डर गया, इतना घबरा गया कि उसने 4थी मंजिल से कूद कर जान दे दी। तो ऐसे अवसर पर आप
अपने पुलिस के मनोबल की तो बात आपने कही कि आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी का मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे डिजियाना के माध्यम से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा इस बात का होना है कि हम सुरक्षित रहें और इसके लिए स्वास्थ्य के जो मानक हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरी अपेक्षाएं हैं हमसे, चाहे मास्क सार्वजनिक जगहों पे पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, बार बार हैंड वॉश करना जब बाहर से आते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, गर्म पानी पिएं और जैसे खाने में एहतियात के तौर पर हम डॉक्टर्स बताते हैं कि जिंक और आयरन, जिंक और मुख्यतः विटामिन सी जैसे चीज़ों का हम सेवन करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इससे दूर रखेंगी निश्चित तौर पे। इतनी ही जरूरी इस बात को है कि इसको हम वहम के रूप में ना लें, इसको हम भय ना बनाएं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे देश में प्रत्येक साल 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं। अगर सोचिए, अगर कल्पना करिए कि हम उस टीबी को घटना को हम एक टीवी में स्क्रॉल की तरह संख्या करने लगे, यानी कि जैसे अगर आज तक 2,10,000 लोग मर गए, अगर स्क्रॉलिंग करें, कल 2012 मर गए, कल 2,25,000 हो गए, फिर एक महीने बाद 3 लाख हो गए, और वो स्क्रॉल हर टीवी के कोने में चलता रहे, तो अभी तो हमारे दिमाग में है नहीं कि 5 लाख लोग टीबी से मर रहे हैं इस देश में। मैं टीबी ही नहीं, तमाम न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, हैजा, इन देशों से हजारों लोग मरते हैं प्रति साल। संख्या कई चीज़ों में हमारे देश में जो संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको चूंकि हम स्क्रॉल नहीं करते, एक समान तौर पे लेते हैं, तो इस कारण उसको हम ध्यान नहीं देते। तो इसलिए इस भय को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। और दूसरा, हम इन चीज़ों को अगर सावधानी से रखें तो निश्चित तौर पर हम ठीक होंगे, और लोग ठीक होके आए हैं। अभी 2 दिन पहले मैं अभी चोइथराम हॉस्पिटल में गया था अपने एक साथी को लेने। डायबिटिक पेशेंट थे, उनके 61 वर्ष के थे, उम्र 62 वर्ष थी, वो रिटायर होने वाले हैं अगले महीने। उनको डायबिटीज था बहुत हाई लेवल का, और बाकी चीज़ों से तमाम प्रतिकूलताओं से जूझ रहे थे। इसके बावजूद बड़े हंसते हुए बड़े आराम से हॉस्पिटल से बाहर आपने उनके सम्मान में बैंड भी बजवाया? मैंने सम्मान इसलिए बजवाया कि उनका बाहर आना सिर्फ उनके जीवन का संकेत नहीं था। मेरा मानना है कि वो तमाम लोगों के लिए एक जीवन की रोशनी का संकेत था। उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं कि शायद हो गया तो नहीं, सब कुछ डूब गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक 62 साल का आदमी जो कि बिल्कुल दुबला पतला सा, कमजोर सा, और जो खुद डायबिटीज से जूझ रहा हो, वो अगर हंसते हुए आ रहे, यानी कि हमने इसको थोड़ा हम इसको लेकर के इसको इतना न कर लें कि हमने अगर वो कोरोना का बैंड बजा सकता है, हाँ, तो उसके लिए बैंड बजना चाहिए, बैंड बजना चाहिए। और ये निश्चित तौर पे इस तरह का भय हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ये सही है कि हम इसको हल्के में भी न लें, और ये हल्के में न लेकर के तमाम जो सावधानियां हैं उनका हम उल्लंघन न करें, उनका तो पालन करना ही है। ऐसा ना हो कि मतलब पल भर की जो हमारी गलती है वो सदियों पर, कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो उस तरह की छोटी सी लापरवाही हमें हमेशा के लिए एक बीमारी का धकेल दे। लेकिन साथ साथ ये भी उतना जरूरी है कि हम इस भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसी अक्सर होती रहती हैं, और इससे कई खतरनाक बीमारियां हैं, इससे कई गुना कई ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। एड्स है। इसमें सिर्फ एक चीज जो इन और बीमारियों से अलग करती है और जो थोड़ा सा भय का वातावरण पैदा करती है, उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा कि चूंकि बाकी बीमारियां हैं, उसमें बाकी बीमारियों में जब आप संक्रमित होते हैं तो सामने वाले का संक्रमण दिखता है। जैसे कि आप जुकाम ही अगर ले, जुकाम से कोई संक्रमित होता है सामान्य जुकाम से, तो उसमें सामने वाले का जुकाम दिखता है कि उसकी जुकाम के लक्षण है। इसमें चूंकि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज होते हैं, जो संक्रमण जिनका संक्रमण दिखता नहीं है, और उस अवधि में जो दूसरे को संक्रमित कर देते हैं, उस समय एक जरूर चुनौतीपूर्ण होता है। और वो चीज थोड़ा सा इससे ज्यादा संदेहास्पद और अविश्वसनीय और ज्यादा खतरनाक बना देती है। ट्रांसफर हो रही है, ये भी इस बीमारी को खतरनाक बनाती है। उसको भी पता नहीं होता, उसमें कोई लक्षण नहीं होते, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह होता है, लेकिन उसमें फैलाने की क्षमता उतनी ही होती है, उतनी घातक होती है। तो ये जरूर उसका एक पहलू पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है। लेकिन मैं इस बात को फिर उल्लेखित करना चाहूँगा कि ऐसी बीमारी नहीं है इतना भी ज़्यादा इसको लेकर हम भय और आतंक में, और जैसा आपने बोला, अवसाद में चले जाए। हम एक संतुलन में रहें, एक जीवन का संतुलन रहना चाहिए। ये हम तमाम जो सुरक्षा मानक हैं, तमाम जो हमारे स्वस्थ रहने के जो मानक हैं, उनका तो पालन करें। निश्चित तौर पे वो बिल्कुल अपरिहार्य है, अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ इसके किसी दहशत में भी न आए, और अचानक इसके भय में, इतना दबाव में ना आए कि हम अवसाद में चले जाएं। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक संतुलन रेखा है, उस पर हम कायम रहें। मेरा एक आखिरी सवाल कि जब आपको ये चुनौती दी गई, आपको कहा गया कि अब आपको इंदौर डीआईजी बनना है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं, किस चुनौती से जूझने जा रहे हैं। तब आप चाहते
तो आप कह सकते थे कि अभी तो मुझे जुम्मा 15 दिन हुए हैं खरगोन आए हुए, मुझे अभी यहीं रहने दिया जाए, बहुत जल्दी आप मेरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ विपरीत, विकराल और विद्रूप परिस्थितियों का भान होते हुए भी, अनुमान होते हुए भी आपने इस चुनौती को स्वीकार किया। तो उसके पीछे क्या आपकी सोच थी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इस तरह की परिस्थितियों में ही आप एक सही एक टीम भावना के साथ एक सही चुनौती के लेकर के एक काम कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप कुछ करते हैं तो आपको बड़ा एक संतोष होता है। सामान्य परिस्थितियों में तो काम करना एक बड़ी आसान सी चीज़ है, आपके पास एक टीम रहती है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि आप अपने टीम को लेकर के आप उन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ें। क्योंकि जो इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की जो जटिल परिस्थितियों से जो संघर्ष होता है, वो सिर्फ संसाधनों से नहीं लड़ा जाता। निश्चित तौर पे उस लड़ाई के पीछे आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक ऊंचा आत्मबल, एक दृढ़ता होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, जिसके जो संसाधनों से ज़्यादा बड़ा है। और उसके बल पे ही आप एक टीम को लेकर के इस तरह की लड़ाई को जीत सकते हैं। बहरहाल हमारे पास एक बड़ी अच्छी मजबूत टीम है और इसको लेकर के हम लोग इस युद्ध में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद हरिनारायण चारी मिश्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को संसाधनों से नहीं जीता जाता। इस तरह के युद्ध केवल संसाधनों से नहीं जीते जाते, उसे जीतने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए। और वो हौसला हमें हरिनारायण चारी मिश्र की टीम में दिखाई देता है, खुद उनमें दिखाई देता है। और जैसे उन्होंने कहा कि इस विपदा से भयभीत होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ सावधानियों के साथ रहकर इस युद्ध को लड़ना होगा। और ये भी सही बात मिश्र जी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ही आपकी प्रतिभा और आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आती है, जो अभी हमें इस समय दिखाई दे रही है मौजूदा प्रशासन की, कि विपरीत परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी वे एक सिपाही की तरह मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बावजूद इसके कि उनके कुछ सिपाही शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी पूरी पुलिस फोर्स का हौसला डगमगा नहीं रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि उसे मिश्र जैसे सफल अधिकारियों का नेतृत्व हासिल है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।